साइलेंट कर लूँ अपना। परवेज ये बाद में बना लेना किसी और जी। अच्छा ये कि सर उस कैमरे में आपने देखना डायरेक्ट बस थ्रू आउट। जी सर। सर अगर आप ग्लासेस काटते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, काफ़ी होगा, मैं अन्ना हो जाऊँगा। ठीक है ठीक है ये बेहतर होगा। 1 2 3 क्यों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उमर शरीफ लगारी एजेंट स्पेशल के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन आज का प्रोग्राम इंतहाई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ख़ुसूसन उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, लॉ की डिग्री करके आए हैं, क्योंकि आज जिस पर्सनैलिटी के साथ मैं इंटरव्यू जिनका लेने वाला हूँ, अगर मैं कहूँ तो एक बुकिश पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि मैंने जब इनको देखा है इनकी पिक्चर्स में हर तरफ बुक्स ही बुक्स नज़र आती हैं मुझे, और प्रो बोनो बेसिस पे इन्होंने बहुत काम किया है। अगर लाहौर में देखें तो लाहौर के जो लीगल सिस्टम के हवाले से हम बात करें, एडवोकेसी के हवाले से बात करें, तो इनकी बहुत सारी काविशें हैं जो प्रो बोनो बेसिस पे हैं और बगैर किसी मफाद के सिर्फ लीगल फर्टर्निटी के लिए इन्होंने अपने जो है वो वक्त कुर्बान किया है। इस हवाले से आज डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इनके लॉ में आने के क्या मकासद थे, क्योंकि जितना मुझे सुनने में आया कि ये 3rd जनरेशन लॉयर भी हैं और इसके साथ साथ फिर जो है पंजाब बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। बड़ी डिटेल डिस्कशंस होगी और बहुत सारे ऐसे भी जो थोड़े चुभते सवाल भी मैं आज करूंगा, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट, लॉ के स्टूडेंट, बहुत सारे मुझे भी सवाल आते हैं कि अहमद कयूम साहब से ये सवाल हमारे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि तमाम सवालों के जवाब बड़ी आसानी से ले सकूँ इनसे। सर अहमद कयूम साहब सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैर वाफियत से? बहुत शुक्रिया सर। बुक लवर हूँ, बुकिश नहीं। बुकिश, ठीक है सर। सर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन सर, एक प्रोफेशन जिसको हम कहते हैं कि बहुत ही पाक प्रोफेशन है और जो वकील का प्रोफेशन है, अल्लाह का नाम बाज़ाते खुद वकील है सर, तो अल्लाह के जितने पैगंबर है वो वकील बना के भेजे गए, अल्लाह के मैसेंजर्स थे। ये एक प्रोफेशन ऐसा, फिर दूसरी तरफ से हमें एक पाकिस्तान के अंदर एक रूमर्स या एक परसेप्शन देखने को मिलता है कि कहा जाता है, एक स्लैंग भी है कि लॉयर को लायर कहा जाता है और कहा जाता है कि वकील एक झूठा आदमी है। तो आपके वालिद साहब भी वकील, आपके दादा भी वकील, तो ये तो बातें आपको शुरू से सुनने को मिल रही होंगी, फिर भी लॉ के प्रोफेशन में आने की क्या वजह थी? बिकॉज अगर मेरी फैमिली ट्रेडिशन है इस प्रोफेशन के अंदर, तो मेरे लिए लाजमी था कि मैं अपना हिस्सा इसके अंदर डालूँ और इसको बेहतरी की तरफ लेके जाऊँ। सियासत का, बार पॉलिटिक्स का और इन चीज़ों वगैरह का मुझे बिल्कुल शौक़ वगैरह नहीं है, मगर इन मामलात के अंदर पढ़ा भी मैं इसीलिए बेसिकली कि मेरा दीन ईमान ये है कि अगर आपको कोई गलत चीज़ नज़र आए तो उसको फ़िक्स करना आप पे ऑब्लिगेशन है। ख़ासतौर पे अगर आप प्रिविलेज से आते हो और आप 3rd जनरेशन है तो आप पे और भी ज़्यादा लाजिम हो जाता है कि इसको आप ठीक करने की कोशिश करें। और फ्रैंकली पहले मेरा जब मैं बाहर बैठ के देखता था तो मैंने ये देखा, पढ़ाई लिखाई की तरफ आप मुझे देखते रहेंगे, ज़्यादातर मेरी कोशिश वगैरह उस साइड के ऊपर है। मैंने बहुत डिग्रियां सारी दुनिया से इकट्ठी की। मैं जब यहाँ पे पाकिस्तान वापस आया तो अफ्रीका के, आप अमेरिका इंग्लैंड को तो छोड़ दीजिए, अफ्रीका के घने जंगलों में और अफ़गानिस्तान में जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे सादी सादी ट्रेनिंग वाली नहीं होती थी। तो ओहदा वगैरह हासिल करना, ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना भी वो ये था कि फिर ठीक है अगर और नहीं करते तो मैं ही करूँगा जी। और इसीलिए इन्हीं मामलात के अंदर और इन्हीं चीज़ों वगैरह के अंदर इसलिए गया। प्रोफेशन का ये था, वालिद साहब को मैंने करते हुए देखा, फैमिली ट्रेडिशन वगैरह भी थी, वो तो चाहते थे कि मैं वकालत बिल्कुल ना करूँ, मुझे कहते थे यार तेरे बस का काम नहीं है, तू बहुत नरम है। मैं और मेरा भाई भी, ही इज़ ऑल्सो बैरिस्टर एज वेल, हम लड़के इस प्रोफेशन के अंदर आए बिकॉज ये जहाँ पे हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं ये मेरा भाई घर भी था और ये फैमिली का दफ्तर भी था। तो ट्रेडिशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी आगे लेके जाना। और आपने दुरुस्त कहा कि अल-वकील अल्लाह का भी एक नाम है, लोगों को इंसाफ दिलवाना और उनके लिए उनकी ज़ुबान बनना और उनके बिहाफ के ऊपर सही तरीके से काम करना और अपने प्रोफेशन को ऊपर की तरफ लेके जाना। बिकॉज ये आपने बिल्कुल का दुरुस्त कहा कि इसके अंदर बहुत नेगेटिविटी वगैरह भी आ गई है और ये लॉयर को लायर्स कहते हैं, वो हमारे अपने ही माजरत के साथ करतूतों की वजह से है। ऐसे इंस्टेंसेस मौजूद हैं। असल में हमने ख़ुद अपने हाथों से इस प्रोफेशन को बेशुमार तबाह भी किया है और तबाह करते जा रहे हैं। और अब मैं जिस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ हूँ वहाँ पे मैंने एक्चुअल फैक्ट्स देखे। ये फ्रैंकली जो समंदर आ रहा है जाली वकीलों का इस प्रोफेशन के अंदर, वो
प्रोफेशन तबाह होने की तरफ नहीं जा रहा, प्रोफेशन एक्चुअली तबाह हो चुका हुआ। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए इसके लिए यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए अपनी गर्दन आगे की हुई। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ ये भी है कि अब जो लॉ, मैं ख़ासतौर पे अगर हिस्ट्री की बात करूं तो मैंने यही आपके कुछ इंटरव्यू सुने जिसमें आप एडमायर करते हैं, जैसे नेल्सन मंडेला साहब हैं, कायद आज़म साहब हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब हैं, गांधी साहब हैं, बहुत सारे बेशुमार ऐसे लेजेंड्स हैं जो हिस्ट्री के, जिन्होंने लॉ किया, लॉयर थे, और उन्होंने सोसाइटी में और अपने बलबूते पे जितना हो सका इस वर्ल्ड के अंदर उस जो है वो कंट्रीब्यूट किया अवामुन्नास के लिए। लेकिन आजकल हमें ये परसेप्शन देखने को मिलता है कि जो वकील बनता है सिर्फ महदूद हो जाता है चैम्बर तक। आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसे मसाइल हैं आज की इस कम्युनिटी के अंदर, क्या ऐसी अवेयरनेस, जो लैक ऑफ अवेयरनेस है कि सिर्फ महदूद हो जाना? क्योंकि मैंने आपका जैसे अभी ऑफिस देखा, बहुत सारी किताबें ऐसे हैं जो लॉ से हटके हैं, लेकिन आज का स्टूडेंट सिर्फ लॉ तक महदूद हो जाता है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? सर देखिए, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट नहीं होता या जो रोज़ी रोटी माश से आगे नहीं निकल सकता, हाँ उसको महदूद होना पड़ता है। मगर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, एहसन भून साहब, सलमान अकरम राजा साहब, चेयरमैन पीटीआई, आप तमाम के तमाम जो ओहदे वगैरह देखेंगे वहाँ पे वकील ही मौजूद हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी इसको कहते हैं, कानून की वजह से भी उनकी नेक नामी वगैरह हुई, मगर पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करके वो आगे भी गए। तो वकील को ऑलराउंडर होना तो पड़ता है इस मामले में, और आपका जहन और आपकी ज़ुबान और ये जिस तरीके से चलते हैं वगैरह, हमारी ट्रेडिशन बहुत यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी रही है और अभी भी है, मगर एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर वो जो लिखना लिखाना वगैरह करते थे, अब वो टीवी चैनल्स और यूट्यूब पे आ गए हुए हैं और टिकटॉक के ऊपर आ गए हुए हैं। जो पहले अगर आप देखें एजाज बटालवी साहब और वो सारे के सारे, ना सिर्फ ये चीज़ें वगैरह, एतजाज़ एहसन साहब ने किताबें लिखी हैं, एहसन ज़फ़र साहब ने किताबें लिखी हैं, तो वो उनका रुझान होता है। वो एक वकील तब भी महदूद होता है जब वो अपने आप को महदूद कर देता है या हालात की वजह से महदूद हो जाता है। अदरवाइज जो एक्सेल करते हैं वो हर चीज़ के अंदर आपको ऑलराउंडर्स नज़र आएंगे। सर अच्छा, मैं आपकी पर्सनल जर्नी के हवाले से थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ। आपने मेरे ख्याल में HSN से जो है वो बेसिक क्वालिफिकेशन की स्टार्टिंग, उसके बाद आपने लॉ कहाँ से किया सर? LLB सर मैंने HSN से की, मैं बहुत पढ़ाकू वाक़ई हुआ था। HSN के अंदर थ्रू आउट मैं टॉपर रहा, ठीक है, बेस्ट लीवर था। वहाँ से निकल के मैं फिर देन आई वेंट टू कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, वहाँ से इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर मैंने पहले डिग्री की। मेरा जो मेन प्रोफेसर था उसको कोई 10 साल पहले नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के अंदर मिला, रॉबर्ट मंडेल का। बहुत अच्छे लेवल के ऊपर काम किया, वर्ल्ड बैंक के वगैरह के अंदर नौकरियां वगैरह ऑफ़र थी, लेकिन मैंने वकालत को चूज़ किया और उसके लिए पढ़ने के लिए देन आई एंडेड अप एट सेंट जॉन्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड से लॉ की डिग्री की और उसके बाद फिर पैरिस्ट्री इंस ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ लंदन से और लिंकन इन्स से लेकर फिर वकालत वैसे असल में जो मैंने सारी सीखी है वो लाहौर सिविल कोर्ट से सीखी है, और वहाँ पे फिर 25 साल हो गए, 25 साल से बेसिकली वकालत से ही मुंसलिक। सर इसमें जैसे आप तालीम बाहर की है, अब मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के हवाले से, लोकल लॉ और एक्सटर्नल लॉ के हवाले से। अगर हम देखा जाए तो लोकल लॉ अब 5 साल का है और एक्सटर्नल प्रोग्राम दूसरी जानब 3 ईयर का है। मैं खुद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का स्टूडेंट हूँ सर। हमारे जब एग्ज़ाम कोविड-19 में स्टार्ट हुए तो हमारे ओपन बुक एग्ज़ाम होते थे सर, और मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि जब मैं कोविड-19 के अंदर जब मैं एग्ज़ाम देता था ओपन बुक एग्ज़ाम्स यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के सर, मुझे एक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कम से कम 2 महीने चाहिए होते थे, 3 महीने एक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। सर एक तरफ जो ब्रिटिश सिस्टम है वहाँ की एजुकेशन इतनी वो थ्योरी बेस और जो है मैं कहूँ अगर के कॉन्सेप्ट बेस है, और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रट्टा सिस्टम, फिर 5 साल की भी डिग्री है उसके भी कोई फ़वाइद नहीं है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, खासतौर पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एक्सटर्नल लॉ को पाकिस्तान के अंदर शायद बैन कर देना चाहिए। अच्छा। आपकी डिग्री है, माजरत के साथ लगारी साहब, बिकॉज देखिए ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि आप इन, और देखें उसमें मैं ये तो थोड़ा सा शॉकिंग बीच में स्टेटमेंट वगैरह दे दिए, मगर बहुत हद तक लिमिट कर देना चाहिए। उन लड़कों के लिए सिर्फ मुख्तस होना चाहिए जो कि पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस जिन्होंने नहीं करनी। ठीक है, बिकॉज बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप लॉ की डिग्री 3 साल के अंदर हासिल कर रहे हैं और वो 3 साल के अंदर आप पाकिस्तान के कानून का एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ते। एक्सटर्नल लॉ की डिग्री के अंदर मैं आपसे दुरुस्त करता हूँ कि आपको तैयारी करनी पड़ती है, आपकी अंग्रेज़ी बेहतर होती है, आपका स्किल सेट बेहतर होता है, और एक लेवल उस लेवल की डिग्री है कि आसानी
आसानी से आप हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पे तो लोकल LLB जो है वो तो चंद महीने पढ़ के आप 5 साल की डिग्री आराम से कुछ दिन भर आप दुरुस्त कह रहे हैं। ऐसे भी दोस्त मौजूद हैं जो हफ्ता पढ़ के जिन्होंने लोकल वगैरह पास की हुई है। और इन सारी चीज़ों से ज़्यादा ये है कि एक्सटर्नल डिग्री को रेगुलेट करने की बहुत ज़रूरत है। दुनिया के अंदर किसी जगह के अंदर वो आपको इस तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं, और देखिए इतना हमने अट्रैक्टिव एक्सटर्नल डिग्री को बना दिया कि उनके लिए तो 3 साल की डिग्री जो अफोर्ड कर सकता है, जो अमीर ज़्यादा है, मगर जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको लोकल LLB की तरफ धकेल दिया जाता है जो 5 साल की डिग्री है, जिसको शायद घटा के इसी वजह से हमने प्रपोज किया था कि इसका टाइम पीरियड घटाया जाए। शायद 4 साल की तरफ हम मूव कर रहे हैं लोकल LLB के लिए, लेकिन फिर भी ज़्यादती है कि एक्सटर्नल वाले जो कि पाकिस्तान के कानून का एक साल भी जो पाकिस्तान के कानून का एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ते, उनको ये सहूलत दी जा रही है कि 3 साल में किया जाए। एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, एक्सटर्नल के अंदर आपका स्किल सेट तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अमूमन आपका 99% जो एक्सटर्नल प्रोग्राम वाले आते हैं दोस्त वगैरह वो इस नौइयत के होते हैं। और मैं देखो इस डिसक्वालिफिकेशन से खुद भी करता हूँ, मेरी अपनी डिग्रियाँ बाहर की, और जब मैं इन चीज़ों के बारे में और ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें से गुजर चुका हूँ। मैं इसलिए इसमें सक्सीड किया हूँ कि मैं तीसरी पुश्त का वकील था, वालिद साहब बीच में जज रह चुके हुए, काम तो मुझे आना था यहाँ पे और मुझे रगड़ा यहाँ पे मिला हुआ, और मैंने मुकदमे सिविल कोर्ट के मुकदमे किए। मैंने कहा सारा काम मैंने सिविल कोर्ट से सीखा है। आम जो एक्सटर्नल प्रोग्राम वाला लड़का आता है वो मिसफिट होता है यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर। क्यों? कि उसको ना उर्दू पढ़नी आती है, ना उसको फ़र्ज पढ़नी आती है, ना ऑर्डर शीट पढ़नी आती है, ना दावा पढ़ना आता है, ना डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के पढ़ने आते हैं, ना FIR पढ़नी आती है, ना ज़मीनियाँ पढ़नी आती है, ना एविडेंस पढ़नी आती है। तो वो बहस कहाँ से करेगा? सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये लोकल लॉ वाले को भी नहीं पढ़ने आती। सर 99% हम देखिए, हम स्टूडेंट हैं, आप मेरे सीनियर एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको इस चीज़ का बेहतर अंदाज़ा होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ अगर देखी जाए तो डेली बेसिस पे हमें स्टूडेंट्स मिलते हैं लोकल लॉ के जिनको अवेयरनेस नहीं होती। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अब एक्सटर्नल लॉ 3 ईयर का प्रोग्राम है सर, अगर 3 ईयर प्रोग्राम के बाद अगर एक स्टूडेंट देखिए मेहनती स्टूडेंट है तो 2 साल वो पाकिस्तान की एडवोकेसी के अंदर, प्रैक्टिस कचहरी के अंदर लगा के वो अपने आप को ग्रूम कर सकता है। नहीं, जब मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, बिकॉज भाई देखो 25 साल के बाद मैं फौजदारी इसलिए नहीं करता क्योंकि CRPC PPC मैंने पढ़ी ही नहीं हुई थी। आप ये बहुत गलत बीच में कॉन्सेप्ट है कि बच्चा सीख लेगा स्किल सेट वगैरह, ये ठप्पा लगा के। मैं आपको बता रहा हूँ कि सिविल कोर्ट, मैंने डायलॉग नहीं कसा था, मैंने कहा सिविल कोर्ट के मैंने दिन में 18 मुकदमे करके मैं CPC और इन चीज़ों से सीख के मैं ये सीखा हूँ जी। जो चीज़ें आपको बेसिक आपने नहीं, ऐसे बैरिस्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं जो बच्चों के लेवल के ऊपर गलतियाँ करके तबाह कर देते हैं, और हाईली टॉपर बैरिस्टर्स जो बाहर से बड़ी डिग्रियाँ लेके आए हुए हैं। अनटिल एंड अनलेस आप पाकिस्तान के कानून के बारे में, मसले दोनों अलग हैं। लोकल अगर लड़का वो नहीं पढ़ सकता, वो इसलिए नहीं पढ़ सकता कि उसका एक्सपोजर नहीं है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्सपोजर टू द लैंग्वेज उर्दू का। बिल्कुल उर्दू पढ़ने का कि मुद्दई क्या है, मुद्दा लय क्या है, ये FIR क्या होती है, ये ज़िमनियाँ क्या चीज़ें होती हैं, ये अल्फाज उनको पता ही नहीं होती। मुआहदा बै क्या चीज़ होती है, इतनी चीज़ें तो कम से कम लोकल वाले के हाथ से गुजर गई होती हैं अगर उसका कॉलेज डिसेंट हो। बिल्कुल असल में हम जो ये चीज़ें जज वगैरह करते हैं, जाली डिग्रियाँ, जाली कॉलेजेस का ये जो सारा फ्लड आ गया हुआ है, वो नहीं। यहाँ पे जो जेन्युइन लड़के आ रहे हैं और लड़कियाँ आ रही हैं, जो टॉपर आ रहे हैं, जो टॉपर सिविल जजेस और एग्ज़ाम्स वगैरह में कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। आप मुझे गिनवा दीजिए कि कितने सिविल जजेस एक्सटर्नल प्रोग्राम करके यहाँ पे पास हुए हैं। अगर आपने क्राइटेरिया वगैरह अगर आपने ऑलरेडी लेना है, जो टॉपर इस दफ़ा थी कनेट से बीच में यमुना कामरान मेरे दफ्तर के अंदर से थी, मल्टीपल लड़के पंजाब यूनिवर्सिटी से भी आ रहे हैं। वो लड़के इन चीज़ों के लिए, प्रोफेशन के लिए, अगर आप इब्तदा के, और देखिए हमारी गाइडेंस भी उनको प्रॉपर्ली नहीं होती। एक्सटर्नल वालों को अनटिल अनलेस वी सिट देम डाउन एंड टेल देयर पेरेंट्स, हर बाप ये सोचे कि वो यार यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन यहाँ से तो बेहतर ही होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? अच्छा, इसमें मैं एक सवाल आपसे, सवाल तो नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे बात की जजेस की, अगर मैं कहूँ तो मेरे उस्ताद हैं उसामा मलिक साहब, और लीगल डायरेक्टोरेट के इस टाइम चेयरमैन है, और ही इज़ डूइंग ग्रेट सर, और उन्होंने एक्सटर्नल लॉ किया हुआ है सर। तो मेरे ख्याल में एक्सटर्नल लॉ वालों को नहीं, देखिए मैंने भी किया हुआ, उसामा भी मेरे दोस्त हैं, ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब एज वेल, डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन के अंदर। मगर उसामा
अगर डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन के लिए जाना तो बाय ऑल मीन्स आई एम आस्किंग यू अबाउट डूइंग ग्रेट वर्क एज एन ऑर्डिनरी लॉयर इन द सिविल कोर्ट के आप उसामा मलिक साहब को अब ये नाराज ना मेरे से हो जाए या आप किसी एक्सटर्नल डिग्री वाले को क्या अपना ज़ाती अपनी वालदा का मुकदमा देंगे अगर उससे FIR नहीं पढ़ी जाती या उसने सिविल कोर्ट की वो प्रैक्टिस वगैरह नहीं की हुई। देखो इशू ये है कि यहाँ पे बैरिस्टर्स बेशुमार हैं चेंबर वर्क के लिए अपनी मुख्तलिफ फील्ड्स के लिए लॉन्ग में उसामा बेसिकली थ्राइव इन दिस पर्टिकुलर थिंग बट ऑल आई एम सेइंग टू यू राइट नाउ इज़ कि अपना ज़ाती मुकदमा और अच्छे वकील के लेवल के ऊपर मुकदमा करने के लिए आप सिविल कोर्ट के कीड़े के पास ही जाएंगे आप लोकल LLB वाले के पास ही जाएंगे। FIR में अगर आपने बेल वगैरह करवानी है देर आर सम एक्सेप्शंस फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल डिग्रीज के साथ अपना सलमान सफदर साहब there are a few examples and these are the exceptions which prove the rule. Usama also proves the rule as well. मगर external के जो ज़्यादातर लोग वगैरह आपके सामने या आपके सामने आएंगे वो आपको चेंबर प्रैक्टिस में नजर आएंगे वो आपको डे टू डे वकालत में नहीं आएंगे। आई एम नॉट सेइंग देखो वो शुरू के अंदर तो मैंने एक धमाका किया कि बैन हो जाना चाहिए बट फ्रैंकली इसकी पॉलिसी आपने कहा कि क्या करना चाहिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए। उसामा के साथ मिलके हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर कन्वर्जन कोर्स होना चाहिए पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान स्कूल ऑफ लॉ के अंदर वो लड़कों को पाकिस्तान कानून भी पढ़ाते हैं। इसमें सर ये भी तो हो सकता है ना सर एक्सटर्नल प्रोग्राम के अंदर लॉ क्लिनिक का नफाज होना चाहिए लाजमी। जी बिल्कुल आप वो अगर इस तरीके से लेके आएंगे आई एम नॉट सेइंग कि इस तरह किया जाए बट यू हैव टू एक्सपोज देम टू पाकिस्तानी लॉ और आई एम नॉट सेइंग कि लोकल LLB के मसले नहीं लोकल LLB के शायद उससे ज़्यादा हैं हालात बहुत ज़बरदस्त बुरे तरीके से ख़राब हैं मगर दोनों के ऊपर एक पॉलिसी बनानी है और माजरत के साथ एक्चुअल पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की एग्जिस्ट ही नहीं करते। अन्य वहाँ कॉलेजेस बनाई जा रहे हैं लॉ कॉलेजेस और इतने ज़्यादा बन रहे हैं कि ये प्रोफेशन और वो इतने ज़्यादा बन गए कि वो रेगुलेट नहीं हो सकते। आप सारा साल भी लगे रहें तो आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते और डिग्रियाँ ख़रीदना इतना आसान काम है यहाँ पे कि हर बंदा यहाँ पे कर रहा है और द अमाउंट ऑफ डिग्री परचेजर जो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं वो डुबो देंगे इस प्रोफेशन को डुबो रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा सर इसमें जब लॉ हो जाता है अब मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ ख़ासतौर पे जैसे आपने बार एट लॉ की है ये चीज़ तो हमें सीनियर से सुनने को मिलती है कि अगर आपको एडवोकेसी स्किल्स बेहतर करनी है तो फिर आप बार एट लॉ की तरफ जाएँ आप अगर एकेडमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप LLM की तरफ जाएँ। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि बार एट लॉ इटसेल्फ सर दिस इज सर्टिफिकेट आई थिंक सो कि वहाँ आपको मेरे ख्याल में वहाँ की प्रैक्टिस के लिए आपको बार एट लॉ करना चाहिए वहाँ की प्रैक्टिस के लिए आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसा बार एट लॉ का सर्टिफिकेट या ऐसा जो वहाँ पे कराया जाता है कोर्स वहाँ पाकिस्तान में होना चाहिए जैसे यहाँ पे BBC हो रहा है इस हवाले से आप क्या सर वही होता है बार वोकेशनल कोर्स भी ये नाम जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की जजमेंट में लिया उठाया था ये बार वोकेशनल कोर्स जो बार का कोर्स बाहर होता है वहाँ से ही लिया लेकिन ये कोर्स 2 हफ्ते का जी अब वो सर्टिफिकेट किसी हम पढ़ाते हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मगर क्या कोई बंदा यहाँ पे करना चाहेगा एक फर्दर डिग्री यहाँ पे तो सिलसिला ये होता है कि LLB इज टेकन टू बी अ लाइसेंस टू बेसिकली किल लेके LLB की डिग्री आपने हासिल नहीं की होती बल्कि ऐसे भी कॉलेजेस यहाँ पे मौजूद हैं जिनके सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को हमने पकड़ा के वो जाके बेल आर्ग्यू कर रहे थे 30% का टैग किसी वकील को मिल रहा था 60% वो जिस टाइम के अंदर उनको कॉलेज में होना चाहिए था वो ग्रोह जत्था बना के जाके बेलें आर्ग्यू कर रहे थे। सो फ्रैंकली मेरे नज़दीक अगर आप मेरे से पूछें तो बार वोकेशनल कोर्स क्योंकि मैं खुद बैरिस्टर हूँ वॉज द मोस्ट यूजफुल डिग्री आई एवर डिड बिकॉज उसके अंदर आपको सिखाते हैं बहस करते कैसे जो आपको LLB में नहीं सिखाते। गोरे ने हमें LLB तो दे दी लेकिन गोरा कभी दुनिया के अंदर लाइसेंस नहीं देता। इसके बाद गोरा या तो आपको सोलिसिटर बनाता है LPC करवाता है या बार वोकेशनल कोर्स 9 महीने का करवा के कि भाई वकालत कैसे करनी है कहाँ पे खड़ा होना है ये सारी की सारी चीज़ें तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। मगर यहाँ पे मुझे कोई इसकी विल वगैरह या इसकी तरफ मूव करते हुए नहीं बात ये फॉर एग्जांपल 3 साल से उठा के आपने LLB की डिग्री 5 कर ली तो आखिरी साल में आप पढ़वाएं। By all means in the last year what you should go ahead and do is कि आखिरी साल के अंदर आप उनको प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाएं। मगर अगर घटा के अब आप इसको 4 साल की तरफ लेके जा रहे हैं तो आई डोंट नो वहाँ पे आप कहाँ पे बीच में इसको फिट इन करेंगे उनसे पहले दूसरी चीज़ें नहीं पढ़ी जा सकती। इसमें सर यूनिवर्सिटी के साथ भी कोलैबोरेशन सोची जा सकती है ना जैसे ऑक्सफोर्ड वहाँ पे कराता है लिंकन इन करवाती है
और ये बार लॉ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी अगर बीवीसी कन्वर्ट कर दिया प्राइवेट इदारे के अंदर कर दिया जाए या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है तो इसको थोड़ा इसका ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स खासतौर पे यहाँ पे एक्सटर्नल लॉ के हैं या लोकल लॉ के भी हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा थोड़ा ग्रूम और पॉलिश कर सके। देखिए उसके लिए बार वोकेशनल कोर्स के लिए फॉर एग्जांपल जो हमने रूल्स बनाए थे उसमें ख़ास तौर पे इसी वजह से हमने ये डाला कि ये इसको कहते हैं हम आउटसोर्स भी बार काउंसिल कर सकती है। इंग्लैंड के अंदर जो बीबीसी होता है मैंने आपके सामने कहा कि मैंने इंस ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ से बार किया है वो आपको बीबीसी कोर्स करवाते हैं और आप फिर जाके किसी जाके 4 वहाँ पे इंस हैं उनमें लिंकन्स इन ग्रेज इन वगैरह को आप ज्वाइन करते हैं। दैट इज़ व्हाट आई डिड एज वेल। वहाँ पे किसी दुनिया के अंदर बार वोकेशनल कोर्स आपको बार नहीं कराती। लेकिन आपकी अगर मैं बात ले लूँ यहाँ पे तो एलएलबी पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं मौजूद, यहाँ पे तो एलएलबी नहीं पढ़ा सकते तो कि प्रैक्टिकल वकालत सिखाने के लिए किसको सर्टिफिकेट हम वहाँ पे दें। इसीलिए इट फॉल्स अपॉन द बार काउंसिल और हमारे ऊपर कि ये हम बैठ के इनको कोर्स क्या है, बिल्कुल सिलेबस क्या है, और वो भी आप छोड़ दीजिए सिलेबस के बाद जाके पढ़ाना क्या, किताबचा कहाँ है, कौन सी किताब इस्तेमाल करनी है, वो हम तैयार कर रहे हैं बीबीसी में। इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये कि हमने टॉप कॉलेजेस से कोलैबोरेट करने की कोशिश भी की। मुनीर भट्टी साहब जब यहाँ पे मौजूद थे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से उन्होंने MOU भी साइन किया। हमने बीच में लम्ब से भी हमारी बात चल रही, आज सुबह भी बात की है, मगर 2 साल हो गए 1 इंच नहीं चले। उनका इंटरेस्ट नहीं होता ये करने का अनटिल एंड अनलेस ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का आप करके करवाना हमें ही पड़ता है। ऑर्डर में तो ये भी लिखा हुआ है कि पंजाब जुडिशल अकेडमी करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ऑर्डर किया है। आज का दिन और वो वाला दिन है मेरे ख्याल में 6-7 साल हो गए हुए, 1 इंच नहीं मूवमेंट हुई। किताबचा बनाना करना कैसे है कहने के लिए तो यहाँ पे मैं आपके सामने गप्पे लगाने के लिए बहुत आसान से कह सकता हूँ जी कर लेते हैं, बट चूंकि मैं ग्राउंड पे बैठ के ये चीज़ें कर रहा हूँ इसका किताबचा भी बनना है, आगे जाके इसको कैसे लेके जाना है। उम्मीद है डाउन द लाइन जाके इसको आप आउटसोर्स करें, मगर अभी इस स्टेज के ऊपर नहीं है कि ये एक और सर्टिफिकेट दे दें कि जैसे यहाँ पे आजकल घर बैठे हुए इंग्लैंड से भी बैरिस्टर बन रहे हैं, उनकी भी चीज़ें वगैरह यहाँ पे कर रही होती हैं। पाकिस्तान में बैठ के आप इंग्लैंड से कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक और सर्टिफिकेट ऑफर कर दें कि जी मैं यहाँ पे पाकिस्तानी बैरिस्टर हो गया हूँ और मैंने कर लिया। सिखाएगा कौन? और एक और डिग्री लड़कों को लूटने के लिए और एक और अंदाज के अंदर कि जिसके ज़रिए आप पैसे वगैरह बीच में बना दें। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ, हाँ आई एम इन फेवर ऑफ कि लड़कों को प्रैक्टिकल चीज़ें प्रैक्टिकल वकालत के लिए सिखाएं। अगर उन्होंने एकेडमिक साइड पे भी जाना है तो प्रैक्टिकल आनी तो चाहिए ना, तो फिर जाके आप एकेडमिक के ऊपर काम वगैरह करेंगे। उस पर मेरा ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा सर इसमें बीबीसी की जैसे हमने बात की, अब एज पर द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये कंपलसरी है फॉर द लाइसेंस सर, ऐसे ही सर जी। अच्छा इसमें अब ये है कि सर लाहौर में भी अगर देखा जाए, अगर चले लाहौर में हम छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ बीबीसी कंडक्ट होता है, अदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सर मैं बात कर रहा हूँ पंजाब के हवाले से ओवरऑल, तो उसका ये बीबीसी का नफाज वहाँ पर भी है और पंजाब बार काउंसिल इस हवाले से क्या कर रही है सर? है हमारी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है एक लेवल के ऊपर कि हमने पिछले साल के अंदर 42 बार एसोसिएशन के अंदर तकरीबन 4,500 लोगों ने बार वोकेशनल कोर्स किया है। मगर इसके बरक्स अब पंजाब के अंदर 138 बार एसोसिएशंस हैं। बेशुमार बार एसोसिएशन में तो लगता है कि शायद उन्होंने कसम खाई हुई है कि लड़कों को हमने पढ़ाना ही नहीं। हम उनको नोटिस रेगुलरली लिख के भेजते हैं कि हम सदर साहब आपको सस्पेंड कर देंगे, सेक्रेटरी साहब आपको कर देंगे, आप इनको पढ़ाएं, किसी तरीके से पढ़ाना शुरू कर दें, पढ़ाई की तरफ कमिट तो करें। मगर बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े एरियाज़ के अंदर उन्होंने आज तक मल्टीपल नोटिसेस और एक ज़माने में सस्पेंड भी किए नहीं जाते। फ्रैंकली बात ये है कि आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रहा है और ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है कि 42 बार एसोसिएशंस के अंदर हुआ है। सियालकोट के अंदर 6ठा हो रहा है, लाहौर के अंदर हमने 8 दफ़ा करवाए हैं। रहीम यार खान में हमारा ट्रेन हुआ एक लड़का गया वहाँ पे अपने सदर से बात की, सदर ने सेशन जज साहब से बात की, आधा कोर्स वहाँ पे जाके उन्होंने फीता काटा, आधा कोर्स उन्होंने जाके सिविल जजेस ने पढ़ा डाला और आधा वहाँ पे वकीलों ने कर लिया। तो अच्छा जहाँ पे काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और बड़े हमारे से भी अच्छे लेवल के ऊपर बेशुमार दोस्त कमिटमेंट वगैरह करके टाइम वगैरह लगा के कर रहे हैं। मगर जब तक मैं इसके जुमला कसता हूँ बीबीसी रेवोल्यूशन, ये जब तक नहीं आएगा तो ये प्रोफेशन नहीं बचने लगा। बच्चों को या लड़कों को, बच्चे नहीं कहना चाहिए, लड़कों को वकालत ईमानदारी से कैसे करनी है वो आप नहीं अगर सिखाएंगे तो वो जाके किसी का साड़ी फाड़ेगा या जब उसको भूख लगेगी वो कहेगा कि अपना जत्था बना के जाके कब्जा करने की कोशिश करेगा।
तो अगर आप इसको प्रॉपरली ईमानदारी से करना आप किसी को सिखा देंगे और फिर अगर कोई बेईमानी करता तो फिर आप उसके साथ सख्ती वगैरह करें और खूब सजाएं वगैरह भी दें। ठीक है कयूम साहब, मज़ीद भी मैं आपसे इनसे सवालात करूँगा। नाज़रीन कट सोलो ले लो, क्योंकि जो ब्रेक वाला है वो सोलो ले लो, सोलो ले लो। जी जी नाज़रीन, मज़ीद भी बैरिस्टर कयूम साहब से बात करेंगे, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक इंशाल्लाह। ठीक, अब सोलो से स्टार्ट करोगे, ठीक है सर, स्टार्ट करना है। एक मिनट टाइम लगता है समोसे इधर ही मंगवाने पैन नहीं बस हो गया इधर ही हो गया। 20-25 मिनट नहीं ठीक है, कंटिन्यू, आई एम एंजॉयिंग दिस। जी जी वेलकम बैक नाजरीन। अब ज़रा हम नाजरीन बात करेंगे ख़ासतौर पे उन नौजवानों के हवाले से जो ग्रेजुएट हो चुके हैं। अभी हमने जो बात की बैरिस्टर साहब से ख़ासतौर पे बीबीसी के हवाले से, या जो हमने एजुकेशन के हवाले से ख़ासतौर पे बात की। सर आप कर असल में सर रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है और हर जो एंकर हैं हमारे ना सर वो रिकॉर्डिंग्स करा रहे हैं, क्योंकि आखिरी 5-10 दिनों में ना वो घर जाना होता है। वैसे हमारे 2 कैमरे होते हैं, ये जलालत नहीं होती इस वजह से। जी सर कोशिश करेंगे आप ना ज़्यादातर सामने इसमें कैमरे में ठीक जरूर, आपका फेस में यहाँ पे होता है, फिर ना जब प्रोग्राम चलेगा ना तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है। जी कयूम साहब सर, अच्छा सर इसमें मुझे एक चीज़ बताएं। अब हमने बात की जो लॉ की डिग्री के दरमियान जो लूप होल्स हैं, जो मसाइल स्टूडेंट्स को हैं, अब इसमें एक स्टूडेंट लॉ कर लेता है, अब बीबीसी भी उसने कर लिया, लाइसेंस उसको मिल गया। अब इसके बाद सर आप क्या समझते हैं, क्या सजेशंस है आपके उन नौजवानों के लिए जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, ख़ासतौर पे जब चैम्बर की सिलेक्शन के हवाले से बात की जाए या के बात की जाए जो लिटिगेशन के हवाले से ख़ास तौर पे, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि इट्स मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो इसमें बड़े जो है मसाइल होते हैं कि किस तरफ जाएँ, क्रिमिनल की तरफ जाएँ, सिविल की तरफ जाएँ, कॉर्पोरेट की तरफ जाएँ। कोई सीनियर ये कहता है सर कयूम साहब के वर्सेटाइल बन जाओ, सारा काम कर लो। किसी का परसेप्शन ये होता है कि आप एक तरफ जाएं और उसमें एक्सपर्ट हो जाएं। सर इसमें आपकी क्या राय है सर? ये देखिए आपका 2-3 चीज़ें इसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। एक चीज़ तो थोड़ा सा मैं स्टेप बैक करना चाहूँगा। जी, प्रोफेशन में आने से पहले लड़के को पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ पे किस जगह के ऊपर जाके काम वगैरह करना है, किसके साथ करना है। जी, प्लान ये आपके प्रोफेशन के अंदर लाइसेंस हासिल करने के बाद नहीं होता, जी, और बल्कि 6 महीने आपकी ट्रेनिंग भी हो रही होती है, उस टाइम के अंदर आपको आपका प्लान वगैरह हो जाना चाहिए। जी, वकालत के अंदर आने की प्लानिंग आपके LLB की डिग्री के आखिरी 2 सालों के अंदर हो जानी चाहिए और आपको रेगुलरली जाके इंटर्नशिप्स करनी चाहिए। जी, मार्केट में आइए, किसी के साथ आपके जान पहचान वाले के साथ इंटर्नशिप करें, कोर्ट्स में जाइए, आपको खुद पता चलेगा कि कौन सक्सेसफुल वकील है, कौन नहीं है, किसके पास मेरी जगह बन सकती है और आपके कनेक्शंस बनते हैं। वकालत करनी ना शुरू कर दें आप इंटर्नशिप के दौरान, मगर कम से कम अपने आप आखिरी 2 साल के अंदर अगर 3 या 4 इंटर्नशिप्स वगैरह करेंगे तो आपको भी और जिनको आपने ज्वाइन करना है उनको पता होगा कि भाई कहाँ पे आपने आना है, क्या करना। जी, दूसरा आपका क्वेश्चन कि किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए, किसी फील्ड में नहीं जाना चाहिए, और ये बिल्कुल एक्चुअली गलत चीज़ है। अगर तो आप मेरी तरीके के शहजादे हैं जिनके तीसरी पुश्त का वकील हैं और आपके वालिद साहब के पास सिविल का काम है, तो फिर आप शायद अफोर्ड कर सकते हैं एक साइड के ऊपर जाने के लिए। ये चूज़ करना किसी बंदे का कि जी मैंने कॉर्पोरेट करना है, कॉर्पोरेट का काम तो सिर्फ 2% है मार्केट के अंदर, तो क्या 98% लोगों से पैसे आपको हासिल करना पसंद नहीं? आपने तो अपने हाथों से अपने चांसेस ऑफ सक्सेस अपने प्रोफेशन के अंदर तबाह कर लिए, जब 98% ऑफ द क्लाइंट जो आपको इब्तदा में मिल सकते हैं, बड़ी कंपनी ने तो नहीं आपको मिलना। आपको पसंद है कि जी अंग्रेज़ी है या आपने फिल्में देखा है या आपका ख्याल है वहाँ पर बड़ी कमाई होगी, कॉर्पोरेट चेम्बर्स के अंदर आपकी नौकरी ही रहेगी तो एंड तक, अनलेस आप बैठ के बहुत हाई लेवल के ऊपर या बड़ी ज़बरदस्त आपकी डिग्रियाँ वगैरह हों। मेरी हर लड़के को और कॉर्पोरेट चेम्बर वालों को भी रिक्वेस्ट होगी कि इब्तदा के अंदर
आपने सिविल और क्रिमिनल और बेसिक नौइयत के वो सारे के सारे काम सीखने हैं जो कि आपको इब्तिदा में 2 साल में मिल सकते हैं। जी। आपने जाके रिटेन नहीं सीखनी, आपने कंपनी के केसेस नहीं सीखने, बिकॉज वो आपको 2 और 5 साल हाई कोर्ट के लाइसेंस के बाद मिलेंगे। जी। आपने को बड़े बड़ी मुश्किल आर्बिट्रेशन सिविल कोर्ट में हो रही है वो नहीं सीखनी, वो तो आपको 10 साल के बाद मिलनी है। जी। और फिर अगर आप कहते हैं कि जी अब कमाई नहीं होती है, मैं प्रोफेशन ये छोड़ के जा रहा हूँ, यू हैव टू प्लान इट वेरी इंटेलिजेंटली। इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ आप तमाम दोस्तों के लिए ये, हमने इवन चेकलिस्ट बनाई हुई है कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डिक्लेरेशन, फैमिली के मामला, छोटी मोटी बेलें, रिमांड के टेस्ट करना, कंज्यूमर कोर्ट में लड़कों को इब्तिदा में मिल सकता है इनहेरिटेंस, तलाक, खुला, मेंटेनेंस के दावे वगैरह। ऐसा काम आप इब्तिदा में सीखें जो आपको ज़ाती तौर में जहाँ पे आपसे आपकी कमाई हो सके और आप लाइसेंस मिलने के बाद कर सके। उसके अलावा आपने जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप क्लार्क लग गए तो आप सुप्रीम कोर्ट के तो यह कि सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ लग के उनके साथ सेल्फियों में तस्वीरों में तो आ गए, मगर आपको सुप्रीम कोर्ट का काम सीख लिया तो आपसे तो सादा दावा नहीं किया जाता। काम आपको आपके हमसाए से आना है। अगर आप कहते हैं नहीं जी मैंने सिविल करना है, हम हमसाए में पर्चा हो गया और आपको फीस मिल सकती थी, आप कहते हैं नहीं यार मैं तो नहीं करना, मैं फौजदारी का नहीं करता, तो वो वाला चांस अल्लाह मियाँ ने जो आपको भेजा, आपने कहा कि जी मुझे ज़रूरत ही नहीं। तो आपका फोकस इब्तिदा में बार वोकेशनल कोर्स में हम यही सिखाते हैं और चीज़ें सिर्फ हम वो सिखाते हैं जो आपको इब्तिदा में जिससे आपकी अर्निंग हो सके। अर्निंग होगी इब्तिदा में तो आप लर्निंग में इंटरेस्टेड होंगे और आप अपने आप को फलेंगे फूलेंगे। अगर किसी का आप सारी उम्र नौकर ही रहेंगे, वकालत नौकरी के लिए नहीं बंदा कोई करता, तो मेरी सजेशन ये होगी कि यू हैव टू स्टार्ट टेस्टिंग द प्रोफेशन LLB के आखिरी 2 सालों में थ्रू इंटर्नशिप्स। उधर से आपकी डायरेक्शन का तयन हो जाएगा ताकि आप गुमे हुए नहीं होंगे और आपके फॉर एग्जांपल चचा आपको के सिफारिश करके या वैसे करके किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के चेंबर में नहीं भेज देंगे जो सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ वकालत करता है। और वहाँ पे अगर वहाँ पे कोई साहब सुप्रीम कोर्ट की वकालत करते हैं, सारा वक्त आप वही करते रहें और आपको कख ना सीखें, जब 2 साल के बाद भी आएँ तो आप सादे दावे नहीं कर सकते। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी अगर आप प्रॉपर्ली बनाएंगे तो यू कैन सक्सीड इन दिस प्रोफेशन। इसमें थोड़ा सा बताइएगा काइंडली नौजवानों को ख़ास तौर पे, अब जब चैम्बर में चला जाता है कोई लॉ ग्रेजुएट तो सीनियर्स में भी ये देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ है उनमें जूनियर्स को इन्वॉल्व करा दिया जाता है। इसमें आप क्या कहते हैं सर, किस तरीके से इससे दूर रहो और सीनियर्स को भी कोई मशवरा दें सर? 2 अलग चीज़ें जी। एक तो पॉलिटिकल चैम्बर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम ओवर स्टेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो पॉलिटिकल चैम्बर्स वगैरह होते हैं इब्तिदा के अंदर लड़कों का काम नहीं है। लड़का अगर अपने काम को वैल्यू नहीं देता और अपनी रोजी रोटी को वैल्यू नहीं देता तो चैम्बर वाले को तो चाहिए बंदा जिसके यहाँ पे आप लगा के बिल्ला लगा के वो आपके लिए सारा दिन वोट मांगता रहे और उस टाइम के ऊपर आपको वो रोटी भी अच्छी खिला देगा और आपको आपकी जय भी कर देगा, लेकिन आप अपने करियर के अंदर अपने चांसेस तबाह कर रहे हैं। लड़के को खुद एहसास होना चाहिए। दूसरा एक चीज़ जो मसला मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आता है, लड़के प्रॉपर्ली चैम्बर्स को इस्तेमाल नहीं करते। लोगों का ख्याल ये है कि उनका सीनियर उनको सिखाने के लिए बैठा हुआ है। नो, किसी के पास कोई टाइम नहीं है कि वो आपको बैठ के सिखाए। कोई बंदा बीच में यहाँ पे सिखाने के लिए नहीं बैठा हुआ। वकालत वो प्रोफेशन है जिसके अंदर आप खुद सीखते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। आप उस चैम्बर में जाते हैं जहाँ पे दिन में 20 मुकदमे लगे हुए हैं हर नौइयत के। आप अगर फाइलें नहीं खोलेंगे, आप उसमें अगर खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, ऑर्डर शीट नहीं पढ़ेंगे, इश्यूज़ नहीं पढ़ेंगे, प्लेंट नहीं पढ़ेंगे, रिटन स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, एविडेंस नहीं पढ़ेंगे और आप अपने किसी और के साथ जाके अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगा के और एक मुआहदा दिन में करके जाएंगे तो फिर आपने सिर्फ एक चीज़ सीखी। अगर 20 मुकदमे करके 20 फाइलें सीखी और रोज़ सीखी तो आप अपने आप को तैयार करेंगे। जब आपका एक टेंशन वाला मुकदमा आएगा तो आपको तमाम स्टेजेस के बारे में पता होगा। तमाम जजेस ने आपके चेहरे देखे होंगे। चाहे आप एडजर्नमेंट लेने के लिए 20 मुकदमों में जाएं, कम अज़ कम आपको पता तो होगा इस साइड पे खड़े होना है, इस साइड पे होना है, जिरा हो रही है, इस तरीके से होती है, ये चीज़ें सारी होती हैं। सो आइडिया इस गलती यहाँ पे ये हो रही है लड़कों से, ख़ास तौर पे नौजवानों से। फीमेल लॉयर्स को क्या नौजवानियाँ कहेंगे, आप क्या कहेंगे? बट तमाम मेल एंड फीमेल न्यू एंट्रेंट्स वगैरह के लिए उनके साथ ये ज़्यादती हो रही है कि यार देखो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इफ़ यू वेस्ट दिस टाइम, शादी हो जानी है, बच्चे आ जाने हैं और ज़्यादा बीच में भार पड़ जाना है और उस भार के नीचे आप दब जाएंगे। यही टाइम है कि जिसको आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करके चीज़ें सीखेंगे कैसे करनी है। ठीक है। अच्छा सर, इस पर मैं आप ये पूछना चाह रहा हूँ ख़ास तौर पे, जब हम बात करते हैं क्लाइंट और वकील के दरमियान की रिलेशनशिप के हवाले से,
मैंने अक्सर आपके लेक्चर सुने हैं प्रोफेशनल एथिक्स और लीगल एथिक्स के बारे में। एथिक्स क्या कहती हैं? ख़ासतौर पे मैं अगर बात करूँ क्रिमिनल केसेस के हवाले से, मर्डर ट्रायल होते हैं, और आजकल का अलमिया तो ये है कि ख़ासतौर पे अगर मैं बात करूँ, अगर लाहौर की मैं बात ना करूँ तो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जैसे डीजी खान, मुल्तान, साउथ पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ पे अगर कोई वकील मर्डर का ट्रायल ले लेता है विक्टिम उसकी डिफेंडेंट साइड से, तो वो सर ये कि जो क्लाइंट है वो पर्सनल हो जाता है। इसमें आप क्या जो है वो सजेशन देना चाहेंगे उन लॉयर्स को, और किस तरीके से किस एथिक्स के दरमियान रहते हुए वो काम करें? सर एथिक्स में तरीका ही ये बताया गया है कि आपने क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। जी। थाने आपने नहीं जाना जी। आपने जाली बेवा की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे करवाने के लिए आपने एक जाली गिफ्ट डीड नहीं बनाने जी। आपने इन सारे के सारे बीच में कहानियाँ वगैरह बनाने के लिए कि वो यार इस तरीके से ही नहीं हुआ था जी। और वो उसके कान वगैरह नहीं भरने। आपने दूसरी पार्टी के साथ पर्सनल नहीं होना। ये अकेला वो प्रोफेशन है जो कि आपको कहता है ये चंपटी नहीं करनी। आपने चेंबर में जाके जज को नहीं मिलना, आपने टाउटनी बीच में अपने बीच में रखने, आपने ये चीज़ें पैसे करोड़ों रुपए ऑफर भी हो रहे होते, मगर ये अच्छे आदमियों का प्रोफेशन है। आपको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप पर्सनल हो जाएंगे और झूठे मुकदमे बनाने शुरू कर देंगे तो वो आके आपको गोली मारेगा। वो कहेगा ये वकील सारा ख़राब कर रहा है। आपने अगर फॉर एग्जांपल डन बेसिस की, या आपने या किसी ने कर लिया कि जी मुझे आधी प्रॉपर्टी मेरी, या भाई तुम्हारा जो घर है अगर मैं जीत गया आधी तुम्हारी होगी, तो जिस भाई को आपने उसके हक से महरूम कर दिया और आप उसके भाई घर पे कब्जा कर लेंगे, उसने तो आके आपको गोली मारनी है। इसीलिए इस प्रोफेशन के अंदर एथिक्स के अंदर ही फॉलो करने से आपकी बचत है, आपकी ज़ाती बचत है। आप उस मुकदमे में वकील घुस रहा होता है जहाँ पे लावा पहले खोल रहा होता है, जहाँ पे ख़ानदानों ने आपस में दस्तों गिरबां होके अब डिसाइड कर लिए कि कोर्ट जाना है, पर्चा कराना है, ये करना है। किसी का बाप खुदा ना खास्ता मर्डर हो गया, अब आप उसके सामने खड़े हो रहे नहीं, जिसने वो कहता है कि जिसने मर्डर किया नहीं मैंने इसको छोड़ देना। सो यू जस्ट हैव टू शो के यू आर डूइंग योर ड्यूटी, और आपने उसके साथ ना पर्सनल होना है, आराम से करना है, ना उसको आपने पिटवाना है, ना आपने उससे ज़ाती हाथ पे आना है। आपने अपना काम करना है, आपने उसके अंदर जो रीज़नेबल डाउट आप रेज़ कर सकते हैं और करके वो आपने बीच में रेज़ करने हैं। और बियॉन्ड दैट एज वेल वकालत ब्रेव लोगों का, शेरों का प्रोफेशन है, ईमानदार लोगों का प्रोफेशन है। अगर इसको इस अंदाज से किया जाए तभी ये सही तरीके से करता है। अगर आपने बीच में छोड़ के भाग जाना है तो फिर शायद वकालत आपके लिए प्रोफेशन नहीं। इसमें दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हम जैसे हमने क्लाइंट और वकला के रिलेशनशिप की बात की, तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि वकला और जो बेंच के दरमियान ताल्लुकात है, जजेस के दरमियान, तो जजेस साहिबान के दरमियान के ताल्लुक को आप इस वक्त किस नज़र से देखते हैं, और जब आपने वकालत शुरू की उस वक्त का अलमिया क्या था? क्योंकि आज अगर देखा जाए तो बाज़ औक़ात ऐसे सिनेरियोज भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे वकला और जजेस के दरमियान भी किसी किस्म के तसादुम हो रहा होता है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए हाई स्टेक्स मामलात वगैरह हम कर रहे होते हैं और पारा वगैरह हज़ारों का चढ़ा होता है, और ख़ास तौर पे अगर वकील साहब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो या बल्कि वकील साहब उमूमन नहीं होते, आम वकील ऐसी चीज़ें नहीं करते। ओहदेदार अगर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो फिर जाके ताले लगा देते हैं कि जी उन्होंने नहीं किया। ईमान प्रॉब्ली जज साहब ने नहीं रिलीफ दी जो कि वो भी कर रहे थे, शायद नहीं बनती थी, जज साहब का तो कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर जाके ताला लगा दिया जाता है। बेशुमार जगह के ऊपर हम अब्यूज़ करते हैं और हमारे ओहदेदार इसको करते हैं, और शायद अब बेशुमार लोग इस प्रोफेशन में इसलिए भी प्रोफेशन में भी और ओहदों के लिए भी इसलिए आने शुरू हो गए क्योंकि उन्होंने करना ही इसको अब्यूज़ है और गलत इस्तेमाल करना नहीं करना चाहिए। बेंच का देखिए कुर्सी के अंदर पावर तो है, वहाँ पे जाके कई दोस्तों को हमने देखा है कि और ज़्यादा करख्त हो जाता है, हमारे में से ही जाते हैं और उनका एटीट्यूड वगैरह बदल जाता है। बेशक हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने ये कहा था कि कुर्सी के अंदर जाके अगर आपके पर्सनल कैरेक्टर के अंदर कोई कमी है तो एम्पलीफाई हो जाती है, वो होती होगी, मगर यहाँ पे ऐसे भी एक्सेप्शनल जजेस भी मौजूद हैं। हम इंसाफ करने के लिए जा रहे हैं, रियलाइज़ ये करना चाहिए कि ज़िंदगी में एक मुकदमा नहीं करना, हमने अपनी डिसरिस्पेक्ट भी नहीं होने देनी बेंच के सामने, और उसके साथ तलख कलामी वाली कोई बात ही नहीं। अगर जज साहब के साथ कोई इशू भी है, अगर आप नीचे ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को कह रहा हूँ कोई मामला है, तो आप ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अपील का हक़ फिर भी मौजूद है, आपका ज़ाती मुकदमा नहीं है, आपने इस करियर में बहुत आगे जाना है। तो पर्सनल होना, लड़ाई करना, हाँ कई मामलात के ऊपर फॉर एग्जांपल राना आसिफ साहब के केस के ऊपर हमने भी प्रोटेस्ट किया, हम भी गए वहाँ पे, हमारा ख्याल था ज़्यादती वगैरह, मगर अगर वो जहाँ पे ये होता है वगैरह लोग कहते हैं कि फिर देखिए मेंबर साहब के लिए आपने किया, आपने आम बंदे के लिए नहीं, सारे का सारा किया। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर,
वो कहावत है ना सर, जज भी कभी वकील था सर, जी। क्योंकि तो याद नहीं रहता। तो इसमें सर ये कि जज भी तो वकील होते हैं सर, बहुत सारे उन्होंने वापस भी आना था, भूल जाते बिल्कुल हैं। सर बिल्कुल। तो आप मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर कभी आपको ऑफर हुई सर जज बनने की, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स भी होती हैं, तो आप जज बनेंगे कि नहीं बनेंगे सर? और जज बन के आपका तो एटीट्यूड नहीं चेंज हो जाएगा सर? नहीं सर, देखिए मुझे एक्चुअली एक तो वकील लगना ज़्यादा बेहतर है, मेरी तबीयत को ज़्यादा सूट करता है जी। मुझे। जब एक ज़माने के अंदर मैंने टर्न 45 मुझे ऑफ़र भी और बहुत हाई लेवल के ऊपर से हुई भी थी, ठीक है। और वो तकरीबन उन्होंने भी रिश्ता कर लिया हुआ था, और एंड में जाके मैंने माजरत वगैरह की, वालिद साहब की तबीयत नहीं इतनी अच्छी थी, और मैं एंड दिस वाज पंजाब बार काउंसिल का जब इलेक्शन हो रहा था, आई टर्न 45, तो मैंने लिख के माजरत की थी उस टाइम के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे लोग उस साइड के ऊपर अगर नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। बट मेरी शायद तबीयत के अंदर नौकरी करना और किसी ये करके इंडिपेंडेंट तबीयत जिस नौयत की है, शायद मेरे लिए अप्रोप्रिएट ना हो। ठीक। अच्छा सर, इसमें अब एक चीज़ और है, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ख़ासतौर पे आजकल का जो हॉट इशू है, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो जो पाकिस्तान में बना हुआ है इस वक्त, वो तो आपके सामने ही है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो फिर लीडरान पे, जो पॉलिटिकल लीडरान है, उन पे केसेस भी बनते हैं, तो उनके काउंसिल्स भी होते हैं, लॉयर्स भी होते हैं। लेकिन ये जो आजकल का अलमिया है, जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है अवामुन्नास के अंदर, ख़ासतौर पे कि वो पीटीआई का अगर कोई वकील है तो उससे नफ़रत की जाती है, वो नून लीग के जो वो कारकुन है वो नफ़रत करते हैं, अगर नून लीग का कोई वकील है तो वो फिर पीटीआई के कारकुन नफ़रत करते हैं। कि लीगल ड्यूटी तो सर ये रिगार्डलेस ऑफ कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन से होती है, तो इस हवाले से आप क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं अवामुन्नास को खास तौर पर? देखिए, 2-3 चीज़ें मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। वकील से नफरत बिल्कुल भी नहीं करता जी। सलमान अकरम राजा भी मेरे दोस्त हैं, किताबें हम आपस में डिस्कस करते हैं। पीटीआई के जो चेयरमैन साहब हैं वो भी हमारे दोस्त हैं, उनके साथ उनके अगेंस्ट हम मुकदमे करते रहे, सारों को रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं जी। एक तरफ एक ये चीज़ वगैरह कम से कम हम तो पर्सनली नहीं लेते। अवाम के अंदर ये जो लावा वगैरह खोला जा रहा है पर्सनल करने के लिए, टॉलरेंस बहुत ज़्यादा कम हो गई हुई है। बिल्कुल। और लोगों का ख्याल होता है कि यार इसका वकील है तो इसी के साथ आ रही है, मुकम्मल तौर के ऊपर इनका बिक गया हुआ, हम बिके नहीं जाते। और शायद इसीलिए मैं पॉलिटिकल एक पार्टी का, फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे देखें, मेरे ख़ानदान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी से काफ़ी पार्टी से और एक पार्टी से ज़्यादा बीच में ताल्लुक़ है वगैरह, बट मैं इधर के मुकदमे भी करता हूँ और मैं पीटीआई के भी मुकदमे करता हूँ। पीटीआई के बंदे का भी कल मैंने एक इलेक्शन पिटीशन हैंडल कर रहा, मुझे तो दोनों साइडों से पैसे लेने पसंद हैं, ना कि एक्चुअली एक के साथ बैठ के। वो भी तरीका है कि बेशुमार दोस्त वगैरह, कुछ दोस्त सेल्फियाँ लेके लीडरान के साथ बुरे टाइम्स के अंदर अपने आप को लॉ ऑफिसर्स वगैरह बनवाते हैं, वो भी आई थिंक बीनीथ द डिग्निटी है। मगर देखें, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होने लगा और एग्जांपल देने लगा। एक साहब थे मोहम्मद अली जना जी, पहले वो एक वकालत करते थे, मैजिस्ट्रेट वगैरह भी रहे, एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हुए और उनको डिक्लेयर किया गया एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और वो एक पार्टी से वाबस्ता थे। कौन सी पार्टी थी? मुस्लिम लीग तो नहीं थी, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस थी। गांधी साहब आए, उन्होंने फारिग करवा दिया और उसके बाद कायदे आज़म वकालत की तरफ आ गए, इंग्लैंड चले गए, वहाँ पे डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने उनको लिखा और वो आए वापस PMLN कह रहा हूँ, PML को उन्होंने टेक ऑन किया और मुस्लिम लीग को टेक ऑन करके पाकिस्तान आपको हासिल किया। उनको हम अपना कायदे आज़म कंसिडर करते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद बीइंग इन्वॉल्व विद पॉलिटिकल प्रोसेस, बल्कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर और इसके अंदर बेस आप बिलीव करते हैं तो आप चाहते हैं कानून नाफिज हो, आप चाहते हैं कि आप उसको प्रॉपर्ली आगे लेके आगे जाएं। सो देयर इज़ नथिंग पर्टिकुलरली रॉन्ग विद इस तरीके से, मगर डिग्निफाइड तरीके से आप सेनेटर भी बनते हैं। SM ज़फ़र साहब भी मौजूद हैं, अली ज़फ़र साहब भी मेरे उस्ताद हैं, मौजूद हैं। तो आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद गेटिंग इन्वॉल्व विद द पॉलिटिकल प्रोसेस। और अच्छे पढ़े लिखे अगर बंदे वकील वगैरह नहीं, जो फंडामेंटल राइट्स में बिलीव करते हैं, वो अगर इस साइड के ऊपर नहीं आएंगे तो फिर वो सियासी वकील क्या उसको कहते हैं, प्रोफेशनल सियासतदान ही आएंगे, जिनका काम ही बेसिकली ये है कि कमाओ, भाग जाओ और ये करके ये हो जाओ, इधर ले जाओ, ये पैसे उधर उधर कर लो। वकील तो आपके सामने हमेशा होता है। वकील के अंदर एक चीज़ कम से कम आप ये देखेंगे, मुकदमे के लिए वो आपको कोर्ट में ही मिलेगा। जितने से बड़ा हो, एतजाज़ साहब, नईम बुखारी साहब आज सुबह कोर्ट के अंदर मौजूद थे, शहजाद शौकत साहब आज सुबह मौजूद थे, एहसन मून साहब आपको नज़र आते हैं।
होगा वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें, मगर वकील की कम अज़ कम ये अजमत होती है कि वो आवाम में भी रहता है, चाहे जितना बड़ा सियासत। सर आखिरी सवाल में प्रोग्राम की कंक्लूजन की तरफ मैं जाऊँगा। ये सवाल के जवाब तो आप कई बार अपने इंटरव्यूज़ के अंदर दे चुके हैं, लेकिन एज ए क्योंकि मेरा ताल्लुक़ डेरा गाजी खान से है और मुझे बड़े स्टूडेंट्स तलबा ने इस हवाले से रब्ता किया, ख़ासतौर पर साउथ पंजाब के, जो BZU का मामला है सर, तकरीबन 10,000 से 11,000 स्टूडेंट हैं वहाँ के। 99% मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि वो बच्चा है जो इंफॉर्मेशन या स्क्रूटनाइजेशन बिफोर द एडमिशन नहीं करता, ठीक है। अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कोई 1% ही ऐसा बच्चा है जो बेचारा सिर्फ इस आड़ में आके उसका लाइसेंस रोक दिया जाता है या उसकी एजुकेशन स्टक कर दी जाती है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का लीगल सिस्टम क्या उसके साथ ज़्यादती नहीं कर रहा, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पिटीशन में गए हैं तो वो भी डिले हो? इस हवाले से क्या सिचुएशन है, क्या अपडेट है सर, काइंडली सर बताइए। देखिए 2-3 अपडेट्स हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्रैंकली किस अदर दैन सप्ली के चंद स्टूडेंट्स जो थे 11,000 रजिस्टर हो रहे थे, एंड में जाके 6,300 इम्तहान में बैठे और 2,000 FIA ने कहा कि 2,300 हैं और उनके रिज़ल्ट रिलीज़ हो गए जी। उनके अलावा कोई मामला है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में। इन तमाम दोस्तों की मैं बार बार उनको कहता भी हूँ, पॉइंट आउट भी करता हूँ, इनकी रेमेडीज प्रॉपरली, अगर कोई दुनिया के अंदर कोई बंदा आपकी बात नहीं मान रहा और कोई आपको उसको फॉलो अप वगैरह नहीं कर रहा, आपकी रेमेडी कोर्ट के ज़रिए होती है। आप वकील बन रहे हैं, रेट पटिशन के ज़रिए अगर आप लोकल बार कर सकते हैं वहाँ पे, तो आपको जाना चाहिए। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम वगैरह और ये फ्रस्ट्रेशन इस चीज़ से आ रही है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट का एक पास की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि बहाउद्दीन ज़करिया से एफिलिएटेड 32 लॉ कॉलेजेस नाम लेके उन्होंने कहा कि इनको बंद करो। जी। ये स्टूडेंट ज़्यादातर उनसे एफिलिएटेड, और उन्होंने पहले ही 2018 में कह दिया था कि इनका वजूद ही नहीं है या ये प्रॉपरली नहीं चल रहे थे। जी। तो ये स्टूडेंट्स जितने तमाम के तमाम जो दोस्त वगैरह हैं, ये ज़्यादातर तकरीबन सारे ही, बिकॉज गिलानी लॉ कॉलेज जो कि उनका अपना है, उसका तो कोई मेरे ख्याल में शायद है नहीं, बट उनकी तो शायद पढ़ाई वगैरह भी अभी चल रही है, उनसे वाबस्ता ये कॉलेजेस अल्टीमेटली जाके सुप्रीम कोर्ट ने बंद करवा दिए। अब जजमेंट के अंदर तरीका ये लिखा हुआ था कि बहाउद्दीन ज़करिया के जितने स्टूडेंट्स जिनके कॉलेजेस बंद हुए हैं उनको बहाउद्दीन ज़करिया खुद पढ़ाएगा। उनको पढ़ाने के लिए पंजाब बार काउंसिल ने भी बार बार उनको कहा है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी कहा, डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन ने भी कहा है, और डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन के साथ साथ प्रेसिडेंट ने भी कहा है, गवर्नर ने भी कहा है, प्रेसिडेंट ने नहीं सेनेट ने भी कहा है, सारों ने कहा है वो नहीं करते, और वो उस तरफ करने के लिए तो उनकी रेमेडी, और बेशुमार लोगों को मिली भी है ये रेमेडी। एक देयर रेमेडी लाइज विद फाइलिंग रिट पिटीशंस इन मुल्तान हाई कोर्ट, लड़कों ने किया है, उनको रिलीफ भी मिली, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उनकी डिटर्मिनेशन के लिए एक प्रोसेस भी सेटअप हुआ है। अब लड़का अगर अपने आप को जेन्युइन वहाँ पे उनके सामने प्रूफ कर देता है तो नो वन हैज़ अ प्रॉब्लम। बहाउद्दीन ज़करिया अगर किसी को जेन्युइनली पढ़ाना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह। ये डिफ़ॉल्ट वगैरह उनके बिहाफ के ऊपर है, वो स्टडी सेंटर्स की बात वगैरह करते रहते हैं, कहते हैं कि जी हम स्टडी सेंटर्स बना रहे हैं, देखेंगे सितंबर में करेंगे, ये करेंगे। अभी तक हमें कोई पॉजिटिव वहाँ से डेवलपमेंट नहीं नज़र आई। दोस्त चाहते हैं कि जी हम यहाँ पे, मैं लाहौर में बैठ के इसको कहते हैं पंजाब बार काउंसिल की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई करूँ। पंजाब बार काउंसिल के किसी प्रोविंशियल बार काउंसिल के पास किसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई की पावर नहीं मौजूद, कोर्ट के पास मौजूद है, HEC के पास मौजूद है, पाकिस्तान बार काउंसिल और एक हद तक डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन के पास मौजूद है। तो ये वाले और इसीलिए वो बुलवा के उनसे इंटरेक्ट भी करते रहते हैं। रही बात जो कोर्ट में मामला है, कोर्ट में तो मुकदमे फिक्सेशन वगैरह करने के लिए अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन दीजिए। वो हमें कहते रहते हैं कि आप अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन मारें, जमा करवाएं, और हमें रजिस्ट्रार ये कहता है कि तुम अफेक्टेड पार्टी इस मामले में नहीं हो, तुम इस मामले में थानेदार का रोल करते हो। अगर किसी बंदे का मुकदमा नहीं लग रहा तो थानेदार जाके नहीं एप्लीकेशन देता कि जल्दी करो। जो अफेक्टेड पार्टी होती है और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं उनको उनका हक है, इफ़ दे डोंट एजिटेट, और सारे दरवाजे अगर नहीं खटकाएंगे और सोशल मीडिया से हट के ये अपने हकूक़ के लिए नहीं आगे जाएंगे तो ये वाला मामला इस खटाई में ही पड़ा रहेगा। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। बैरिस्टर अहमद कयूम साहब हमारे साथ हैं। नाजरीन जी सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया आज
और बहुत सारी अच्छी बातों से आज हमें मुझे और तमाम उन वकला को जो सॉरी अगेन जी थैंक यू सो मच सर बैरिस्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया और बहुत सारी ऐसी अच्छी बातों से इन्फॉर्मेट किया, खासतौर पे उन यंग लॉयर्स को जो एडवोकेसी के अंदर नए नए आए हैं। जी नाज़रीन, इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए गेस्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उमर शरीफ लगारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू लगारी सर थैंक यू सो मच, आपका थैंक यू सो मच। ये सर से आपके एंड पे लगेगी, वो सब एंडिंग कर रहे थे ना। हाँ ठीक, ठीक थैंक यू सो मच सर, हाँ, आपने रोज़े में मुझे टाइम दिया सर। नहीं नहीं, ऑलवेज अवेलेबल फॉर खुश यू। रखिए, यानी पिक्चर बना लो सर। अच्छा प्लीज। सर एक मुझे आप फेवर देनी है आपने जी जी।